हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिंह। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने जो पहले आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह बहुत सारी बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था स्टाइपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप, जो बेसिकली हंगरी की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो मैंने बोला था कि इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हो। तो इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। सो चलिए अब बिना किसी देरी के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये मतलब स्कॉलरशिप वगैरह क्या होती है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हंगरी जो यूरोप का एक कंट्री है, वहाँ की स्कॉलरशिप होती है जो वहाँ की गवर्नमेंट आपको देती है। बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप होती है वो टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन जो होता है वो मैनेज करता है इस स्कॉलरशिप को, ठीक है। और इसमें जो होती है आपका क्या क्या मतलब इसके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म जो होते हैं वो नवंबर टू जनवरी के बीच में ओपन रहते हैं। और इसका मतलब फाइनल सिलेक्शन आप मतलब सितंबर में वहाँ चले जाते हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देख लेते हैं हम। तो देखो, जब उसका फॉर्म भरते हो तो वो ऑनलाइन भरते हो आप, ठीक है ना। ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम ये जान लेते हैं पहले। तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें होता है आपका एक हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो वहाँ पर बीएससी बीएड या फिर बीटेक वगैरह करने जा रहे हैं तो उनका हाई स्कूल सर्टिफिकेट, या फिर जिनका हो चुका है उनके लिए उनका मास्टर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, मतलब अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो ये चाहिए होगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपके पास आपको गुड इंग्लिश होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आपको आइल्स या फिर टॉफल में से दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, मोटिवेशन लेटर और रिकमेंडेशन लेटर मैंने आपको बताया है कि ये आपको नीड होगी, ठीक है। और इसके बाद करते हैं फॉर्म जो होगा वो आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। अपोस्टाइल वगैरह करने की डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक बार और बता दूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल नहीं कराने। अपोस्टाइल आपको कब कराने हैं? जब आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अपोस्टाइल कराने पड़ेंगे वहाँ ले जाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो पाते तब तक आपको कुछ भी एक भी डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत नहीं होना है। इनको अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट आपको कुरियर वगैरह करने हैं, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन आपको उनको सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। उनके मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा उनकी लिंक वगैरह, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो वापस, ठीक है। और मैं इसमें बताऊंगा कि आपको कैसे क्या अप्लाई करना है, तो उस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अप्लाई प्रोसेस बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब मैंने बताया था जैसे कि नवंबर से जनवरी के बीच में स्टार्ट होते हैं फॉर्म इसके, ठीक है ना। तो उसके बीच में आपका मतलब दे सकते हो अपना जो फॉर्म है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह उनको ऑनलाइन मेल कर सकते, मतलब ऑनलाइन उनको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। फरवरी से मई के बीच में होता है इवोल्यूशन और इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। उसके लिए मतलब आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इंटरव्यू में बेसिकली वहाँ की जो मतलब इंटरव्यू में बेसिकली यही पूछा जाता है कि आप वहाँ क्यों आना चाहते हो। जब आप आपकी कंट्री में भी वो पढ़ाई कर सकते थे तो आपको यहीं क्यों आना है, ठीक है ना। बेसिकली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा पूछा जाता है कि आपकी कंट्री में जब ये कोर्स मिल रहा है तो आप हमारी कंट्री में क्यों करना चाहते हो, हमारी कंट्री में ऐसा क्या है जो आपकी कंट्री में नहीं है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। लगभग आपके रिकमेंडेशन लेटर और मतलब रिकमेंडेशन लेटर से तो नहीं, आपका मोटिवेशन लेटर जो आप लिखोगे जो पर्सनल स्टेटमेंट की तरह ही होता है, ठीक है ना। तो उसको लिखोगे और तो उसकी तरह ही आपको पूछेंगे कि आपका स्टडी प्लान क्या है, तो उसके बारे में वो थोड़ा पूछेंगे आपको, ठीक है। और वहाँ की मतलब आप अगर उसमें अप्लाई कर रहे हो तो उस कंट्री के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो वो नॉलेज आप गेन करके रखना, ऑनलाइन वगैरह सर्च करना कि हंगरी गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी के लिए क्या फेमस है, जो भी आपका फील्ड हो उससे रिलेटेड आप सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो वो आप वहाँ बोल सकते हो, ठीक है। और अगर वहाँ के प्रोफेसर वगैरह का कोई लेक्चर वगैरह आपको अच्छा लगा हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो फरवरी से मई के बीच में आपका क्या रहता है, रिवोल्यूशन और इंटरव्यू रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो होता है जून या फिर जुलाई के बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन होता था। एंड सितंबर या अक्टूबर में आप वहाँ चले जाते हो यूरोप, हंगरी कंट्री में, ठीक है। ये चीज़ होती है। और बात करें कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक 90+ कंट्री, मतलब लगभग 90 कंट्री से वो इसमें अप्लाई कर सकती है, जिसमें अपना इंडिया और पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बांग्लादेश का मुझे पता नहीं है कि वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, बाकी इंडिया और पाकिस्तान तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी मैं नीचे कंट्रीज़ वगैरह मेंशन करूँगा तो आप देख सकते हो कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उनका मेन गोल ये रहता है कि टॉप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मतलब लेना, मतलब जिनका मतलब बेसिकली मैंने जो बताया कि मोटिवेशन लेटर, इंटरव्यू वगैरह आपका अच्छा जाना चाहिए। आपके मार्क्स परसेंटेज तो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, बट फिर भी आपका 60+ % होने चाहिए, ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हो तो। और इसके अलावा आपका अच्छा मतलब लैंग्वेज वगैरह इंग्लिश वगैरह अच्छी आनी चाहिए आपको, ठीक है ना।
और रिसर्च वगैरह अच्छे से करके रखना आप, ठीक है, क्योंकि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो वो आपका टेस्ट भी ले सकती है, ओरल भी ले सकती है और रिटर्न भी ले सकती है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो मतलब टेस्ट तो वैसे बेसिक ही रहेगा, आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे इस स्कॉलरशिप के टेस्ट के बारे में तो वो आपको अच्छे से और बता देंगे, और मैं भी वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका टेस्ट भी होगा, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। इसमें यूँ ही नहीं है कि आपका बस इंटरव्यू के बाद आपका हो जाएगा, हो सकेगा तो आपका टेस्ट भी हो सकता है मे बी, ठीक है। तो उसका आप रेडी रहिएगा उसके लिए, ठीक है। बात करते हैं कि ये क्या क्या कवर करता है। तो ठीक है, ये आपको है ना मतलब 350 यूरो टू 400 यूरो तक आपको प्रोवाइड करते हैं आपके मंथली स्टाइपेंड के लिए। इसके अलावा आपको ट्यूशन फीस तो कवर रहती है, और डोमेट्री वगैरह की फ़ीस भी ये कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर कमरा लेकर रहना चाहते हो, रूम वगैरह लेकर रहना चाहते हो, तो आपको ये हाउस अलाउंस भी देते हैं। डॉलर नहीं, सॉरी, 100 यूरो देते हैं आपको, ठीक है ना। फर्स्ट में अगर आप वहाँ पे रहते हो ना तो आपको 100 यूरो खुद प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है ना। और अलाउंस और वीज़ा परमिट भी आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। वीज़ा वगैरह तो आपको खुद का पैसा खुद को ही देना पड़ेगा वीज़ा वगैरह का, पर ये आपको हेल्प करेंगे कि आपका वीज़ा आपको मिल जाए, ऐसा ही हेल्प करेंगे। मतलब आप वगैरह वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे ना, वो आप वहाँ दिखाओगे ना, तो वो आपका वीज़ा फटाफट बना कर दे देंगे। मतलब पैसा तो आपको ही देना है, और फ्लाइट टिकट वगैरह का पैसा आपको ही देना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप मैनेज करके चलिएगा। और मैं आपको है ना लास्ट में एक टिप दूंगा जो आपकी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम जान लेते हैं वीज़ा वगैरह के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। देखो, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है जून या जुलाई के बीच में, तब क्या क्या मिलता है आपको, लेटर ऑफ अवार्ड मिलता है, ठीक है ना। तो वो आपको सब मेल के थ्रू प्रोवाइड होगा, कोई कुरियर के थ्रू नहीं आएगा, ठीक है ना। लेटर ऑफ अवार्ड मिलता है एक तो, जो कि आपको कैंपस से मिलता है, मैंने फर्स्ट में आपको बताया था। फिर सेकंड चीज़ मिलती है आपको लेटर ऑफ एडमिशन, जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड होता है। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, आपको अकोमोडेशन प्रूफ प्रोवाइड होता है, हॉस्टल या हाउस प्रूफ के तौर पर, तो वो आपको मिलता है, ठीक है। और आपको इंश्योरेंस लेटर मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप कंफर्मेशन लेटर भी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपको मिलेगी जून जुलाई में, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको ये मेल आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। और इन सभी डॉक्यूमेंट को आप कहाँ जमा करते हो, आप हंगारियन जो एम्बेसी है इंडिया में, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें जमा करते हो, ठीक है। तो देखो, आपका वीज़ा टाइप जो रहता है वो डी टाइप रेजिडेंस वीज़ा रहता है, ठीक है ना। स्टूडेंट वीज़ा रहता है, वो 90 दिन का होता है, और जब आप वहाँ पे जाते हो तो वो आपका एक्सटेंड हो जाता है स्टूडेंट वीज़ा में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। वहाँ पर जब आप पहुँचते हो तो हंगरी की गवर्नमेंट जो होती है उसको रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अब मेन बात आती है वीज़ा कहाँ अप्लाई करना है। तो जहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करोगे वहीं से आपको वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। वो सब कुछ उसमें मेन बता देंगे कि आपको यहाँ जाना है, या ये इन जगह के नाम बता देंगे, तो वहाँ जाकर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक तो होता है एम्बेसी जो होती है हंगरी गवर्नमेंट की, दिल्ली में है, वहाँ से होता है। और एक होता है कंसुलेट जनरल ऑफ हंगरी, ठीक है ना। तो यहाँ से भी ये जो मुंबई, ये वाला मुंबई में है, फर्स्ट वाला दिल्ली में था, ये वाला मुंबई में, वहाँ से आप करवा सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वो जमा 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, जो आपको फाइनल सबमिशन के बाद मिलेगी, उसके बाद जहाँ जमा कराते हो ना, वहीं से आपको वीज़ा वगैरह जो होगा वहीं से आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऑनलाइन वगैरह लेना पड़ता है, उसके बाद मतलब ऑनलाइन आपको बुक करना पड़ता है, तो उनसे वो अगर आप बोलोगे तो वो बुक वगैरह करके दे देंगे। सारी प्रोसेस वो आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो वो आपको करके दे देंगे और तो हो जाएगा, ठीक है। देखो, अगर आपकी वीज़ा फीस की बात करें तो वो होती है 6 से 8 हज़ार, और अगर आप उसके साथ VFS भी इंक्लूड करते हो तो उसका 1000 से 2000 रुपये एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। तो कुछ साल जो मतलब देखो, कुछ सालों में जो होता है ना कि वो स्टाइपेंडियम जो स्टूडेंट होते हैं उनको फी वेवियर भी मिल जाता है, बट कंफर्म उसी साल के एम्बेसी सर्कुलर में होता है। तो वीज़ा जो होता है वो आप खुद अप्लाई करते हो, टिकट भी वगैरह भी जो आपकी जो होती है वीज़ा जैसे लगी आपकी टिकट वगैरह वैसे बुक हो जाएगी, ठीक है। और ये जो होती है आपका वीज़ा मिलने का चांसेस 100% होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप देते हो पूरे देते हो, इसमें स्कॉलरशिप वगैरह होती है, तो आपका वीज़ा जो होता है 100% आपको अलाउ होता है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कभी भी मतलब ऐसे नहीं होती है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, मैं आपको प्रोसेस वगैरह बताऊँ इससे पहले एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार इसमें तो देखो हमें खुद को करना पड़ेगा यार, कि मतलब इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और इसके अलावा आप सितंबर में जाते हो ना इसमें, और इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इसमें खर्चा वगैरह वीज़ा वगैरह का ये। तो देखो, नॉर्मली ना आपका जो यहाँ इंडिया में रहकर खर्च आ रहा है वो 60,000 के अंडर आ जाएगा, ठीक है।
बिकॉज 60,000 के अंडर में इसलिए बोल रहा हूँ कि अपोस्टल कराने पड़ेंगे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते अपोस्टल कराने के। वो कंट्री वो स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपको खुद मेल आ जाता है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपोस्टल कराने हैं, ठीक है। सो वो चीज़ आपको अपोस्टल करानी है, तो वो चीज़ आपको अपोस्टल मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपोस्टल कराने वो आपको बता देंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है आपको, जो आप, हाँ ये चीज़ हो गई। अब आपका खर्चा किस में आता है, एक तो फ्लाइट में आता है और एक तो वीज़ा में आता है। तो वीज़ा में कम से कम मान लो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का खर्चा आ गया, और बाकी है ना 50,000। देखो 50,000 तो नहीं लगते हैं वैसे आपके टिकट वगैरह में, बट मान लो अगर आप वहाँ से जैसे कि फ्लाइट वगैरह की टिकट लगभग 35,000 रुपये में बुक हो जाती है, ठीक है। तो हो जाती है, मेन कर 35,000 रुपये में होगी। तो वो चीज़ आप लेकर चलो। देखो कि अभी जब आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो तो देखो वन टाइम का आपका जो पेमेंट है वो लग रहा है। मान लो आपके पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं कि यार ये चीज़ तो इसमें तो इतने पैसा लग रहा है, फिर तुमने स्कॉलरशिप लेकर क्या करें, तो आप उनको बोल सकते हो ना कि यार आप ऐसे भी तो मेरे वो पैसा लगाते ही ना, आप देखो आपको वहाँ की मतलब सब कुछ फ्री मिल रहा है, आपको वहाँ का रहना खाना पीना आपका पढ़ाई वगैरह सब कुछ फ्री है, बस एक फ़्लाइट टिकट जो होती है वो आपको देनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपका आप भी देखो, आपको पेरेंट्स वगैरह को बोलो कि हाँ यही चीज़ है, और आपको पता चल जाएगा। और आप बोलते हो कि यार हम तो अलाउ नहीं कर सकते, तो देखो आप ऐसा कर सकते हो कि वहाँ पे आपको कोई ऐसा दिखाने की ज़रूरत तो नहीं होती ना, बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी नहीं दिखा, तो आप थोड़ा बहुत लोन ले सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको भी वहाँ भी तो कम से कम आपको कम से कम थोड़ा बहुत लेकर जाना ही पड़ेगा पैसे वगैरह। वैसे तो वो दे देते हैं स्कॉलरशिप 15 दिन के बाद, जब आपका बैंक अकाउंट जो होता है वो ओपन होता है ना, तो उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है। तो फिर भी अगर आप लेना चाहते हो कम से कम 1 लाख रुपए का आप लोन अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बैंक वगैरह से 1 लाख रुपए तक का लोन ले लो, ठीक है ना। 60,000 रुपये आपके इंडिया वगैरह के लिए हो जाएंगे, 40,000 रुपये आप साथ में लेकर चले जाना, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जो आपको वहाँ ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी किसी भी चीज़ की आप वैसे पैसे अगर आप ले जा रहे हो तो वो आपकी सेफ्टी के लिए ले जा रहे हो, ठीक है। बाई चांस किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ गई तो इसलिए, बाकी वो पैसे भी जो गवर्नमेंट देती है वो इनफ होते हैं, मतलब मैं कहूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। हाँ अगर आप स्कॉलरशिप में कर रहे हो तो मैनेज करके करो, आपके पेरेंट्स वगैरह को समझाओ ये चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है। अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखो। और वैसे भी आपको ये चीज़ आपके पेरेंट्स को बोलकर रखनी है कि यार मैं स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख कर रखना, ठीक है। तो यही चीज़ थी जो मुझे आपको बोलनी थी, ठीक है। और अब जैसे कि मैंने अभी तक तो सारी चीज़ें बताई दी कि कैसे क्या करना है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें और क्या क्या करना है, कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम वेबसाइट पर आ गए हैं, तो इस तरह की कोई वेबसाइट आपके सामने खुलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह का ये है, आप इधर जाकर सब कुछ देख सकते हो, यहाँ सब कुछ चेक कर सकते हो, और किसी को कांटेक्ट वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। पर सबसे पहले ना आप जब यहाँ पर आओगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह की एलिजिबिलिटी वगैरह मतलब चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा आपका, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यह साइन इन यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ मैं अभी अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ से, अब इसमें आपको क्या करना है कि प्रोग्राम फाइंड करने, जैसे कि आप अगर बैचलर के लिए करना चाहते हैं तो बैचलर के लिए, मैं मास्टर के लिए करना चाहता हूँ तो मैं मास्टर के लिए करा, ठीक है ना। आपका एकेडमिक ईयर वगैरह, स्टडी गोल्स वगैरह, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे तो आपके मेजर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होंगे ना वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप टाइप भी करके सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि बिज़नेस है तो आप बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होंगे वो यहाँ नीचे आ जाएंगे, जितनी भी यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रही होंगी, जैसे कि यहाँ डेडलाइन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ से जैसे देखोगे तो यहाँ आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सब कुछ चेक कर सकते हो। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटीज़ में आकर देख सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपको जो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, नाम, एज वगैरह, यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है ना तो भी चलेगा, ठीक है ना। आप अपना आईडी प्रूफ भी लगा सकते हो, पासपोर्ट इसमें मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे सब चीज़ें आप एज इट इज़ सही भरिएगा, ठीक है, आपका आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह आएगा, आपका कौन सी सिटी में आपने कंप्लीट किया है, आपकी ग्रेजुएशन वगैरह, या फिर, और यहाँ पे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आएगा कि आपने कहाँ कौन कौन सी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है। जैसे कि आपके पास बैचलर है तो बैचलर लिखिए, आपने 12th पास कर रखी है तो आप 12th पास कर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कौन सी सिटी में आपको किया है, कौन सी कंट्री में आपने किया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। यहाँ सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फिर उसके बाद लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज में आता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो ठीक है, आप सारी लैंग्वेज वो लिख लेना आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। अभी कहाँ पर वर्क वगैरह किया है तो आप वो चीज़ यहाँ पर लगा सकते हो,
ठीक है ना। तो वो आप ये कहाँ कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ कर सकते हो। अगर आपने कहीं वर्क वगैरह किया, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, तो वो आप यहाँ लगा सकते हो। और एक्टिविटीज़ में आकर आपने जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर रखी है, तो वो आप सारी एक्टिविटीज़ यहाँ लगा सकते हो, ठीक। अब आता है रेसिडेंस। मान लो अगर आपने अब्रॉड में कहीं पर स्टे किया हुआ है, तो आप ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। और ये मोटिवेशन लेटर है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। आपको ये किसी आप कंटेंट राइटर से भी लिखा सकते हो, और आपको अगर खुद लिखना है तो आप लिख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी चीज़ें इसमें मेंशन करी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से मोटिवेशन लेटर बनाना है, क्योंकि यही आपका गोल रहेगा। मतलब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मोटिवेशन लेटर जो है वो आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है, ठीक है। और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 4000 कैरेक्टर्स है, या ऐसे आप दिख रहा है कि 4000 वर्ड्स आप लिख सकते हो। अब बात आती है आपके डॉक्यूमेंट्स। यहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने हैं, और यहाँ पर चेकलिस्ट आ गई है। यहाँ पर आप सब कुछ चेक कर सकते हो, जैसे कि आपके पास अगर प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो भी है आपके पास, जैसे कि इंग्लिश में आइल्स टॉफल वगैरह जो भी है, या फिर अगर आपके पास आइल्स टॉफल नहीं है तो भी आप अपने स्कूल से कह सकते हो, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे वहाँ से, तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो अगर आपकी लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपका मतलब कोई भी सर्टिफिकेट है, बैचलर स्कूल का सर्टिफिकेट, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मैंने बैचलर के लिए किया है तो ये बैचलर के लिए आ रहा है अभी, ठीक है ना। और ये पासपोर्ट वगैरह, आपका आईडी प्रूफ वगैरह, अगर आपने आईडी प्रूफ किया है तो आप आईडी प्रूफ जमा कर दीजिए, अगर पासपोर्ट किया है तो पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो वो कर दीजिए, नहीं तो आप आपके सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं, आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है ना वो मैंडेटरी नहीं है। मतलब इसके देखो होगा आपको लास्ट डेडलाइन दिखी हुई होगी 15 अप्रैल, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको फिलअप करना रहता है। मतलब अगर आप करना चाहते हो अभी तो कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी अगर नहीं आपको अगर करना है तो तब भी आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी, बट आपको एट द एंड ये इस डेट से पहले आपको ये मोटिवेशन आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ लगाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका रहेगा। पर देखो ये कितनी, एक चीज़ आपने गौर करी होगी कि ये कितनी अच्छी स्कॉलरशिप है। मतलब यहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ ना ही आपसे कुछ चीज़ मांगी है। मतलब रिकमेंडेशन लेटर मैंने आपको बोला था कि आपको प्रिपेयर करना है, बट इसमें इन्होंने मांगा नहीं है। आप आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में है ना लगा सकते हो, रिकमेंडेशन लेटर लगा सकते हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो वैसे भी मेरा कहना यही है कि जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहेगी उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन चांसेस हाई होगा, क्योंकि बाकी सब जो कर रहे हैं उससे आपको थोड़ा अलग करना है ताकि आपका सिलेक्शन चांसेस हाई हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि ये जो कंट्री है ये आपको फ़्लाइट टिकट वगैरह का बोला था कि ये प्रोवाइड नहीं करती है। ऐसा कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जो प्रोवाइड करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती है प्रोवाइड नहीं करती है। तो उसका आपको देखना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है या नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो ठीक है। तो ये जो था ये पूरा प्रोसेस था, आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको अच्छे से आपका सब गाइडलाइंस वगैरह पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको लॉगिन रजिस्टर करना है, एंड देन आपको अपने कोर्स के लिए सर्च वगैरह करना है जो भी आपका कोर्स है। फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर वो सारी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है, ठीक है ना। इतनी सी चीज़ रहेगी, ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। देखो अब मैंने आपको अप्लाई प्रोसेस वगैरह सब कुछ बता दिया है, तो आई थिंक अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बाकी रही है जो मुझे बतानी चाहिए। तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो, ठीक। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो, ठीक है। और बेसिकली मैंने सारी चीज़ें तो आपको बता दी है। ओके, तो यही चीज़ थी मेन तो। ओके, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।